नमस्कार प्रिय छात्रों, ऑनलाइन शिक्षण की व्याख्यान श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। आज हम 8वें व्याख्यान के पहले भाग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के जीवन और उनके साहित्यिक योगदान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उन्होंने महाकवि माघ का प्रभात वर्णन नामक सुप्रसिद्ध निबंध लिखा है, जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। इस निबंध को विस्तार से हम बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले इस निबंध के लेखक आचार्य द्विवेदी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व और उनका कृतित्व कैसा रहा है। ये आप अपने स्क्रीन पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की छवि देख सकते हैं। वे एक सामान्य भारतीय व्यक्ति की तरह ही अपनी भारतीय वेशभूषा में है और उनका जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी प्रभावशाली है। बौद्धिक रूप से वो बहुत ही आधुनिक और विचारक चिंतक प्रकृति के व्यक्ति थे, परंतु अपनी वेशभूषा और अपने रहन सहन में वे पूरी तरह से एक सामान्य भारतीय की तरह ही थे। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म है वो आप देख सकते हैं कि 15 मई 1864 ईस्वी में रायबरेली जनपद के, जो रायबरेली ज़िला है उत्तर प्रदेश में, उसके दौलतपुर नामक गांव में हुआ था। रायबरेली जनपद जो लखनऊ के समीप है, उसी रायबरेली में दौलतपुर नामक एक गांव है, वहां उनका जन्म हुआ था। शिक्षा के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करें तो शिक्षा उनकी जो स्कूली शिक्षा थी वो हुई और बाद में चल कर के उन्होंने जीआईपी रेलवे में नौकरी प्राप्त कर ली। लेकिन स्वाध्याय से घर पर ही उन्होंने 5 भाषाओं पर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया था, जिनमें संस्कृत, हिंदी, मराठी, अंग्रेज़ी और बांग्ला। इन 5 भाषाओं पर उनका लिखने, पढ़ने और बोलने समझने का अच्छा अधिकार हो गया था और इन पर वो लिख भी सकते थे, बोल भी सकते थे, पढ़ते तो थे ही वो। रेलवे की नौकरी वो करते रहे कुछ समय तक। मुंबई, महाराष्ट्र में भी रहे वो और बाद में झांसी में भी वो रहे। लेकिन 1903 ईस्वी में उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दिया और इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसी समय तब के इलाहाबाद और आज के प्रयागराज में इंडियन प्रेस की स्थापना हो चुकी थी और 1900 ईस्वी के आसपास से एक पत्रिका उसी प्रेस से निकालने की तैयारी थी। चिंतामणि घोष एक बड़े ही साहित्य साधक व्यक्ति थे, उन्होंने ये प्रयास शुरू किया था। तो उस पत्रिका के संपादक के रूप में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को उन्होंने 1903 ईस्वी में आमंत्रित किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी अपनी रेलवे की नौकरी से बहुत संतुष्ट नहीं थे, तो अंततः उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो साहित्य सेवा में अपने को पूरी तरह से समर्पित कर दिए। 1903 से 1920 ईस्वी तक उन्होंने लगातार सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और ये जो 17 वर्ष थे सरस्वती पत्रिका के, ये हिंदी साहित्य के इतिहास में, विशेष रूप से आधुनिक काल के हिंदी साहित्य के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुए। इस सरस्वती पत्रिका और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से हिंदी भाषा, हिंदी गद्य, हिंदी काव्य पूरी तरह से बदल गया। ये हम आगे भी देखेंगे और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनकी सरस्वती पत्रिका का क्या योगदान रहा है, ये आप अच्छी तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते समय समझ गए होंगे और यहाँ पर भी उसकी फिर से चर्चा की जाएगी। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी गद्य को व्यवस्थित करने का संकल्प लिया। उन्होंने ये कोशिश की कि जो हिंदी गद्य भारतेंदु युग से चला आ रहा है, भारतेंदु के समय से भारतेंदु मंडल के जो लेखक थे वे अपने अपने क्षेत्र की बोलियों के प्रभाव से कुछ इस तरह से प्रभावित रहा करते थे
कि उनके गद्य में भी उन बोलियों का प्रभाव दिखाई पड़ता था। तो ये जो हिंदी प्रदेश था, जिसमें कई राज्य हैं आज, इस पूरे हिंदी प्रदेश में अलग अलग तरीके से हिंदी लिखी जा रही थी, बोली जा रही थी। तो उसका कोई एक सुव्यवस्थित रूप नहीं था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया तो उन्होंने ये प्रयास किया कि कम से कम हिंदी गद्य और काव्य लेखन की जो भाषा है वो एक जैसी हो, उसमें इतनी ज़्यादा जो व्याकरण की और वाक्यों की और शब्दों की अव्यवस्था है वो न रह जाए। तो इसके लिए उन्होंने भाषा का परिष्कार और परिमार्जन, उसमें सुधार और उसकी जो गलतियां हैं उसको दूर करने का प्रयास शुरू किया। तो और वो टीका टिप्पणी करके मार्ग निर्देशन भी करते थे। जो नए नए लेखक उस समय उभर रहे थे, कवि उभर रहे थे, उन सब की कविताओं और उनके लेखों को सरस्वती पत्रिका में वो स्थान देते थे। लेकिन पत्रिका में छापने से पहले वे उन कविताओं, उन लेखों की जांच पड़ताल बिल्कुल वैसे ही किया करते थे जैसे एक शिक्षक अपने छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद, उनकी भाषा को सुधारने के बाद उनको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो भाषा का जो स्वरूप हुआ करता था, वाक्य विन्यास जो है, जो विराम चिन्ह थे या व्याकरण की जो समस्याएं थीं, उनको लेकर के उन्होंने बड़ी गंभीरता से और अनथक प्रयास से लगातार ये कोशिश की कि इनमें एक रूपता आए और भाषा थोड़ी मानकीकृत हो जाए, जिससे कि उसके लिखने पढ़ने में थोड़ी एक रूपता दिखाई पड़ने लगे। जिन साहित्यकारों को आज आप पढ़ते हैं, जो बहुत बड़े नाम हैं हिंदी साहित्य के, वे सभी साहित्यकार पहली बार सरस्वती पत्रिका में अपनी कविताएं, अपने लेख छपवाते थे और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी उनके लेखों और कविताओं की भाषा को दुरुस्त किया करते थे, शुद्ध किया करते थे। तो उनकी अशुद्धियों को रेखांकित करके उन्हें निर्देशन देते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे कि आप अपनी जो भाषा है उसमें इस तरह का सुधार लाओ, वाक्य संरचना ऐसे कीजिए, आप विराम चिन्हों का प्रयोग ऐसे कीजिए। तो ये जो सारा कार्य है ये बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व का कार्य है, क्योंकि जब भाषा व्यवस्थित हो जाती है तभी उसमें अच्छा साहित्य लिखना संभव होता है। और अगर भाषा ही व्यवस्थित नहीं है, एक सशक्त भाषा नहीं है, तो उसमें फिर गद्य और कविताएं लिखना आसान नहीं रह जाता है। उसमें भावाभिव्यक्ति और विचारों को व्यक्त करना उतना सरल और सहज नहीं रह जाता है। तो चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हों, चाहे प्रेमचंद हों, चाहे मैथिली शरण गुप्त हों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हों, जयशंकर प्रसाद हों, और भी तमाम जो लेखक थे उस ज़माने में जिन्होंने लिखना शुरू किया था, उन सभी लेखकों की रचनाओं को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती पत्रिका में छापने से पूर्व उसको अपनी तरह से परिष्कृत किया करते थे, सुधारते थे, जांच पड़ताल करते थे और व्यवस्थित करके तब वो उन्हें सरस्वती पत्रिका में छापते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि कोई कविता लिख करके सरस्वती पत्रिका में छापने के लिए भेजी गई तो वो पूरी की पूरी कविता ही वो इस तरह से संशोधित कर देते थे कि वो मूल कविता से बिल्कुल अलग हो जाया करती थी। तो इतना बड़ा काम उन्होंने 1-2 वर्ष नहीं, लगातार 17 वर्षों तक किया और बिना थके किया। और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया वो ये था कि जो ज्ञान विज्ञान की बहुत सारी खोजें और बहुत सारी नई नई जानकारियाँ दुनिया भर में उपलब्ध हो रही थीं, उन सभी को उन्होंने सरस्वती पत्रिका में क्रम से हिंदी भाषा में अनुवाद करके, कभी उसे दोबारा लिखवा करके छापने का प्रयास करते थे। तो इससे हिंदी प्रदेश में एक जागरूकता भी फैलती थी और लोगों की चेतना में सुधार आता था, उनकी भावना और उनकी चेतना में बदलाव देखने को मिलता था। तो उन्होंने एक नई पीढ़ी को पूरा साहित्य के लिए तैयार किया
भाषा की दृष्टि से तैयार किया और समझ की दृष्टि से तैयार किया, ज्ञान की दृष्टि से तैयार किया। फिर आगे चल कर के वो वही जो तैयारी थी वो काम आई और छायावादी युग में वो हिंदी साहित्य और विकसित हुआ। और आज जो हमें हिंदी भाषा और साहित्य दिखाई पड़ता है तो उसकी जो पृष्ठभूमि है वो इतनी मजबूत रही कि जिसके कारण आज हिंदी भाषा और साहित्य उत्कृष्ट साहित्य माना जाता है, वो किसी भी भाषा के साहित्य के समक्ष रखा जा सकता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक तो जो भाषा के और गद्य के विकास के क्षेत्र में जो कार्य किया वो तो ये था ही, इसके अलावा उन्होंने कुछ मौलिक ग्रंथों की भी रचना की, जिसमें आप देख सकते हैं ये अद्भुत आलाप, विचार विमर्श, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, अतीत स्मृति, वाग विलास, ये इनके लेखों के आलोचना के संग्रह हैं। तो इनके माध्यम से भी उन्होंने आलोचना का एक नया स्वरूप गढ़ने की कोशिश की। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के अनुवादक भी थे, अनुवाद करते थे। अनुवाद का अभिप्राय यह है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में वो जो ज्ञान है, जो साहित्य है, उसे लाते थे। जैसे अंग्रेजी से, संस्कृत से उन्होंने हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। तो संस्कृत के अगर ग्रंथों के अनुवाद की बात देखें तो रघुवंश, हिंदी महाभारत और कुमार संभव, किरातार्जुनीय, ये ग्रंथ संस्कृत के हैं, महाकाव्य है। रघुवंश कालिदास का महाकाव्य है। महाभारत से आप परिचित ही हैं, विशाल ग्रंथ है भारत का एक। कुमार संभव कालिदास का एक महाकाव्य है और किरातार्जुनीयम भी भारवी का एक संस्कृत का महाकाव्य है। तो इन महाकाव्यों से परिचित कराया उन्होंने हिंदी भाषी व्यक्तियों को और इनका अनुवाद उन्होंने हिंदी भाषा में किया। अंग्रेजी ग्रंथों का भी उन्होंने अनुवाद किया, जैसे बेकन विचारमाला। ये जो बेकन विचारमाला है, ये बेकन जो अंग्रेजी के उत्कृष्ट निबंधकार माने जाते हैं, तो उनके निबंधों का इन्होंने अनुवाद किया हिंदी भाषा में और एक तरह से ये दिखलाया हिंदी के लेखकों को कि आप बेकन की तरह बहुत ही कसा हुआ गद्य, बहुत ही व्यवस्थित गद्य लिखने का प्रयास करें। तो वो स्वयं अनुवाद करके उन्होंने दूसरों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि आप बेकन की तरह जो है निबंध लिखने का प्रयास करें। शिक्षा पर एक उनकी पुस्तक है जो अनुवाद है, और स्वाधीनता, आज़ादी पर। इसके अलावा एक अर्थशास्त्र की भी पुस्तक उन्होंने मौलिक रूप से लिखी थी जिसका नाम था संपत्ति शास्त्र। वो अर्थशास्त्र पर केंद्रित पुस्तक है। तो वो भी एक तरह से ये आप देख सकते हैं कि द्विवेदी युग में और बाद के दिनों में जब हिंदी पढ़ने लिखने की भाषा शिक्षण संस्थाओं में भी बननी शुरू हुई, तो ये समस्या सामने आई कि आखिरकार हिंदी भाषा को और साहित्य को कैसे पढ़ाया जाए। उसकी तो कोई पाठ्य पुस्तक नहीं उपलब्ध है, और ज्ञान विज्ञान की चीज़ों को किस तरह से हम हिंदी भाषा में पढ़ाएं। तो आगे चल कर के डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इस पर बहुत काम किया था, लेकिन उसकी जो पृष्ठभूमि है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने शुरू कर दी थी। अनुवाद करके ज्ञान विज्ञान की चीज़ों को हिंदी भाषा में ला करके हिंदी भाषा और साहित्य को वो समृद्ध करने लगे थे। भाषा के तो वो आचार्य थे ही, आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। भाषा उनकी बहुत ही परिष्कृत, परिमार्जित और व्याकरण सम्मत थी। वो इस बात के आग्रही थे, इस बात पर जोर दिया करते थे कि भाषा जो है वो परिमार्जित हो, शुद्ध हो, व्याकरण सम्मत हो, उसकी वाक्य संरचना ऐसी हो कि वो साहित्य और जन सामान्य दोनों के लिए उपयोगी हो। तो ये सारी चीज़ें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व और उनके साहित्यिक जो प्रयास थे उनमें दिखलाई पड़ती है। उनकी अगर शैली की बात करें हम, तो व्यास शैली। प्रिय छात्रों, दो प्रकार की शैली का जिक्र आता है, एक होती है समाज शैली और एक होती है व्यास शैली। व्यास शब्द का अर्थ ये होता है वी अस क्षेपणे, फेंकने के अर्थ में। तो वी अस का मतलब होता है विशेष रूप से फेंकना, अर्थात अलग अलग करना। तो जब छोटे छोटे वाक्यों में और सहजता से, सरलता से
कोई बात कही जाती है तो उसे व्यास शैली कहा जाता है। और जब वो थोड़े संक्षिप्त करने की प्रवृत्ति आती है, संरचना को थोड़ा सा संक्षिप्त करके और उसे कस करके लिखा जाता है, तो वो थोड़ी समास शैली की बात हो जाती है। निबंध अगर देखें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के, तो उसमें उन्होंने परिचयात्मक शैली, जिसे वर्णनात्मक शैली भी कहते हैं, आलोचनात्मक शैली जिसमें किसी साहित्य, व्यक्ति या किसी कृति के गुण दोष का विवेचन किया जाता है, गवेषणात्मक शैली जो खोज परख कोई बात कही जा रही हो, आत्मकथात्मक शैली जिसमें भावुकता का प्रभाव अधिक हो और जो किसी भी चीज़ में लेखक कायांतरण करके उसकी दृष्टि से उसको वर्णन करना चाहता है। तो इस तरह की उनकी अलग अलग ये शैलियाँ देखने को आपको मिलेंगी उनके निबंधों में और उनके लेखन में। उन्होंने ये कोशिश की थी कि जो शब्द हैं वो सभी भाषाओं से ग्रहण किए जाएं, अरबी, फारसी, अंग्रेजी। उनके यहाँ ये भेदभाव नहीं था कि केवल संस्कृत निष्ठ हिंदी ही लिखनी है। जो बोलचाल में या जो हिंदी के अपने शब्द बन गए हैं उनका प्रयोग करने में कोई बुराई नहीं है। और इस दृष्टि से वो गद्य के जो युग हैं, जो गद्य युग है आधुनिक काल का, उसके निर्माता कहे जा सकते हैं। उन्होंने ये प्रयास किया कि हिंदी भाषा और गद्य वो परिष्कृत हो जाए, वो इतना समर्थवान हो जाए कि उसमें किसी भी प्रकार का विचार या साहित्य रचा जा सके। तो ये आप देख सकते हैं। हिंदी के समालोचना के सूत्रधार भी वो माने जाते हैं। वैसे तो आलोचना भारतेंदु युग में ही लिखी जानी शुरू हो गई थी। जो भारतेंदु मंडल के लेखक थे वे भी निबंध लिखते थे और साहित्य की समीक्षा करने का प्रयास भी करते थे। लेकिन समालोचना जिसे हम कहते हैं, क्रिटिसिज्म अंग्रेजी में जो कहते हैं, साहित्य की जो आलोचना का जो सूत्रपात कहिए, तो वह द्विवेदी युग में वास्तविक रूप में होता है। और आगे चल कर के फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसको काफ़ी ऊंचाई प्रदान की है। और वो लेकिन इसी दौर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य द्विवेदी के ही दौर में ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। तो ये आप देख सकते हैं। और आचार्य द्विवेदी की अगर अपनी शैली की बात करी जाए तो वो सरल, सुगम और व्यवहारिक शैली है। उसमें जटिलता नहीं है, बड़ी सहजता के साथ बातों को समझाते हुए और बड़े ही प्रवाहपूर्ण भाषा में वो अपनी बात को कहते हुए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बल्कि अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में एक जगह पर लिखा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस प्रकार से निबंध लिखते हैं या आलोचना करते हैं जैसे किसी बड़े ही मोटे बुद्धि के व्यक्ति के लिए लिखा जा रहा हो। तो ये जबकि जो पढ़ने वाला है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि द्विवेदी जी ऐसा मानते हैं कि जैसे वो जब तक सारी बातें नहीं समझाई जाएंगी तब तक उसके कोई बात समझ में नहीं आएगी। तो ये शैली देखने को मिलती है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के यहाँ, जहाँ वो पाठक को सब कुछ बहुत ही विस्तार से विश्लेषित करके समझाना चाहते हैं। तो बड़ी ही सहजता, सरलता और सुगमता से वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। ये उनकी शैली, ये उनके व्यक्तित्व की विशेषता है। और इस शैली के हम कुछ प्रमाण जो है वो महाकवि माघ का प्रभात वर्णन में भी देखेंगे जब हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो जीवन और उनका जो हिंदी भाषा और साहित्य में योगदान है वो आपके सामने मैंने रखा। और मुझे विश्वास है कि आप विस्तार से इस बात को समझ पाएंगे। और आगे जब हम उनका निबंध महाकवि माघ का प्रभात वर्णन पढ़ेंगे तो व्यावहारिक रूप से उनकी भाषा, उनकी शैली, उनके व्यक्तित्व के प्रभाव के बारे में और हम चर्चा करेंगे। तो वो निबंध हम अगले व्याख्यान के वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए और इस व्याख्यान से आप आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन, उनका साहित्यिक परिचय और उनका हिंदी भाषा और साहित्य में योगदान, इन तीनों विषयों पर
अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट्स तैयार करने का प्रयास करें, लिखें और समझें कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य के इतिहास में, विशेष रूप से आधुनिक काल में, क्या योगदान रहा है। तो इस व्याख्यान से आपने ये सीख लिया होगा और इस अगले व्याख्यान में हम उनके निबंध को पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।